हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है यहाँ हम पीलियोट्रॉपी के बारे में पढ़ने जा रहा है। पीलियोट्रॉपी, पीलियो कहते हैं एक ग्रीक शब्द है मैनी एंड ट्रॉपिक्स मींस इफेक्ट। जब एक ही जीन बहुत सारी ट्रेड्स को या फिनोटिपिक ट्रेड्स को जो है वो रिलेटेड भी हो सकता है या अनरिलेटेड भी, तो उनको जब वो कंट्रोल करता है, इस कंडीशन को हम एक पीलियोट्रॉपी कहता है। जैसे कि पहले ऐसा सोचा जा रहा था कि जो है एक ट्रेड जो है वो एक जीन एट ए टाइम एक ट्रेड को शायद कंट्रोल करता है, जो मेंडल की क्लासिकल मेंडलिज्म से हमें पता चलता था। जैसे कि एक ट्रेड जो है वो एक जीन पर्टिकुलरली एक ही ट्रेड को उस वक़्त वो का कंट्रोल करता था। बहरहाल खुद मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस किए थे, हालांकि उसको पता नहीं था उस वक़्त कि ये पीलियोट्रॉपी की वजह से है। जैसे कि उसने देखा कि अक्सर जो कलर्ड जो सीड कोट होते थे, सीड का जो कोट कलर्ड होता था, उनके फ्लावर्स भी यूजुअली कलर्ड होते थे और साथ साथ में उनकी लीफ एक्सिल भी देखा गया कलर्ड्स होते थे। और इसी तरह से जो कलरलेस सीड कोट होता था उसका फ्लावर्स भी कलरलेस और साथ साथ में उनके एक्सिल्स में भी कोई पिगमेंटेशन नहीं देखते थे या कलरलेस होता। उस वक़्त मेंडल जो है इस ऑब्जर्वेशंस को आगे या नहीं बता पाया कि क्या रीज़न है, लेकिन बाद के जो हमारे जेनेटिक्स है उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करके एक और फिनोमेनन जिसको हम पीलियोट्रॉपी आज पढ़ेंगे इसमें एक्सप्लेन किया है। तो पीलियोट्रॉपी इसी कंडीशन को कहता है जब एक ही जीन बहुत सारे ट्रेड्स को क्या करेगा, इफेक्ट्स जो फिनोटिपिक इफेक्ट्स है ट्रेड्स को उनको कंट्रोल करेगा। बहरहाल ये हमें यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसे जीन में अगर थोड़ा सा म्यूटेशन हो गया तो वो रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, आप एट ए टाइम बहुत सारे टारगेट्स में उनकी वेरिएशन देखने को मिलेगी, है ना, बहुत सारे। जैसे कि म्यूटेशन इन पीलियोट्रॉपिक जीन हैव एन इफेक्ट ऑन सेवरल ट्रेड्स साइमल्टेनियस, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो सारे ट्रेड्स जो वो डिपेंड करता होगा उस जीन पे, वो सारे के सारे जो है इफेक्ट हो जाएगा अगर उसमें कोई चेंजिंग आ जाएगा। एक क्लासिकल एग्जांपल इसमें पढ़ा गया है जैसे कि फिनाइल क्यूटिनेरिया ह्यूमन्स में होता है, PKU सुना भी होगा आपने। देखो PKU एक्चुअली एक जीन है, यहाँ मैं आपको सीधा ले चलता हूँ। PKU एक जीन है जो नॉर्मली कोड करता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज को, ठीक है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम है, इसको कोड कर रहा है ये जीन, यानी कि ये जीन जो है इससे ये एंजाइम जो है ये से निकलता है। तो ये एंजाइम क्या करेगा, फिनाइल एलानिन जो सेल के अंदर होता है इसको, ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो है ये इसको एक एंजाइम है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, टायरोसिन में, किसमें, टायरोसिन में, ठीक है, एक अमीनो एसिड है। बाद में इस टायरोसिन को एक और एंजाइम जो है टायरोसिनेज द्वारा इसको चेंज कर दिया जाता है किसमें, मेलानिन में। तो मेलानिन आपको पता है कि एक डार्क कलर पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारे बाल जो है इनकी कलर जो है ब्लैक हो जाता है, या हमारा स्किन जो है कलर डिटरमाइन करता है। बहरहाल एक इंसान में जिसमें ज़्यादा मेलानिन हो, डार्क कलर के होते हैं, कम होगा तो सफ़ेद होगा। बहरहाल ये आप यहाँ देख लीजिए, ये नॉर्मली होता है PKU जीन का। अब ये देख लीजिए, ये PKU जीन जो है ये पीलियोट्रॉपिक जीन है एक्चुअली। ये कैसे पता चल गया, जब इस जीन में डिफेक्ट आता है या म्यूटेशन आता है, ठीक है, इस जीन में जब डिफेक्ट आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ये जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज है ये प्रोड्यूस नहीं होता है। इसमें अगर म्यूटेशन आ गया तो क्या हो जाएगा, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज प्रोड्यूस नहीं होगा। अच्छी तरह देख लो यहाँ पे, जब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज प्रोड्यूस नहीं होगा तो इसका मतलब ये जो टायरोसिनेज या टायरोसिन है, इस टायरोसिनेज एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है ये प्रोड्यूस नहीं हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये नहीं है इसलिए फिनाइल एलानिन जो है इसमें कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। जब इसमें कन्वर्ट ही नहीं हुआ तो टायरोसिन या इस रिएक्शन जो ये रिएक्शन है बाद का रिएक्शन, इसका सबस्ट्रेट ही नहीं बन गया, तो इसका मतलब मेलानिन नहीं बनेगा। पहली कंडीशन, जब मेलानिन नहीं बनेगा तो इस वजह से भी कुछ इफेक्ट आ जाएगा। पहले एक इफेक्ट इससे आ जाएगा, जैसे कि क्या इफेक्ट है, जब मेलानिन की प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा तो आदमी का या उस इंसान में क्या हो जाएगा, हेयर और स्किन जो है वो वाइट कलर हो जाएगा, जिसको हम एल्बिनिज्म कहता है। हो गया एक इफेक्ट, ठीक है, तभी हम इसको पीलियोट्रॉपी कहता है। एक इफेक्ट आपको याद रहा, पहला इफेक्ट ये हो जाएगा इसकी म्यूटेशन से कि एल्बिनिज्म आ जाएगा स्किन। दूसरी बात, ये फिनाइल एलानिन जो है अब ये जब इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा तो ये एक्यूमुलेट हो जाएगा सेल के अंदर बहुत सारे,
तो फिनाइल एलानिन जब एक्यूमुलेट हो जाता है डिफरेंट पाथवेज के ज़रिए इस फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, पायरेविक एसिड में। अब ये पायरेविक एसिड है, ये ज़बरदस्त है क्योंकि इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होता है, शाइज़ोफ्रीनिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा इफेक्ट उस इंसान में मिलेगा जिसमें ये PKU जीन जो है म्यूटेटेड हो गया होगा। शाइज़ोफ्रीनिया हम उसको कहते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। या सोशली कभी कभी क्या होता है कि बहुत अनसोशलाइज्ड होता है, लोगों के साथ वो इंसान मिलता नहीं है, इस टाइप का होगा। नंबर 3 इसमें क्या हो जाएगा कि एक्सीमा हो जाएगा, स्किन रैश, ठीक है, स्किन रैश हो जाएगा और इन्फ्लेशन, इच्ची स्किन हो जाएगा। अक्सर हमारे जो नीज हैं इनके पीछे हैं वाइट या रेड कलर की ये निकल जाएगा खारिज, या इन्फ्लेम या स्किन जो है वो स्वेल हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप देखो 3 इफेक्ट जो है इसकी वजह से एट अ टाइम आपको दिखने को मिलेंगे। एक तो एल्बिनिज़म होगा, मेंटल रिटार्डेशन ये होता है, और तो ये इफेक्ट कितने, 3 जीन 1, तो ये तीनों इफेक्ट को हो गया ना, ये आप क्या है, ये एक पीलियोट्रोपिक जीन है, यही मैंने यहाँ लिखा गया है। फिनाइल केटोनेरिया इज ए डिसऑर्डर इन ह्यूमन काज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज व्हिच नॉर्मली कन्वर्ट्स फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन। टायरोसिन इज देन कन्वर्टेड इनटू मेलानिन, यानी डार्क से टायरोसिनेज के जरिए ये हो जाएगा। जब इसमें म्यूटेशन आएगा ये नहीं बनेगा, जब ये नहीं बनेगा तो ये पूरा पाथवे जो है सप्रेस हो जाएगा, उस वजह से एल्बिनिज्म प्लस मेंटल रिटार्डेशन और एक्सीमा हो जाएगा। ये एग्जांपल है किसका, पीलियोट्रोपी का एक क्लासिकल एग्जांपल है, ठीक। दूसरा जो एग्जांपल यहाँ दिया गया है ये है सिकल सेल एनीमिया। तो आपको पता होना चाहिए हमारा जो नॉर्मल RBCs होता है ह्यूमन में, वो RBC एक सर्कुलर शेप के होता है, और इसी सर्कुलर शेप के थ्रू जो है हमारे RBC जो है इसके हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को ब्लड कैरी करता है किसके अंदर, हमारे कैपिलरीज के अंदर, तो ऑक्सीजन कैरी का काम करेगा ये। आप देखो सिकल सेल एनीमिया क्या है, सिकल सेल एनीमिया जो है ये भी एक डिजीज या डिसऑर्डर है जो किसकी वजह से होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होते हैं DNA में। देखो क्या होता है सिकल सेल एनीमिया कैसे होगा, नॉर्मली हमारा DNA जो है इसमें एक देखो GAG यानी कि गानिन, एडेनिन एंड गानिन, ये इस तरह की एक ये होता है, कहाँ पे ये दिया गया है कि किस पोजीशन पे, बीटा। देखो यहाँ पे इस तरह से ये जब नॉर्मल होगा तो हमारे DNA जब नॉर्मल केस में इस तरह की DNA होता है जो प्रोटीन को कोड करता है आगे जाके, क्योंकि इस DNA से mRNA बनेंगे, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है। mRNA से फिर ट्रांसलेशन होकर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो कौन सा प्रोटीन बनता है, ग्लूटामिक एसिड प्रोटीन बनता है 6th पोजीशन पे किसके, बीटा चेन यानी हीमोग्लोबिन। इस RBC का जो हीमोग्लोबिन है इसके बीटा चेन के 6th पोजीशन पे नॉर्मली इस जीन की पैटर्न ये नॉर्मल कंडीशन में ये होता है, और ये जीन जब कोड करके नॉर्मली आ जाएगा तो ये कोड करता है एक अमाइनो एसिड को जिसको हम बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड। तो इस वजह से हमारा RBC का शेप जो है वो क्या हो जाता है, वो इस तरह से असली कंडीशन में ये क्या होगा, इस तरह से सर्कुलर होगा। अब कभी कभी इसमें पॉइंट म्यूटेशन आता है, म्यूटेशन हो गया मामूली है, चेंज आएगा DNA में, तो पॉइंट यहाँ पे सिर्फ एक बेस पेयर का चेंज अब आएगा, उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। जैसे कि एडेनिन जो है ये रिप्लेस होता है किसकी वजह से, थाइमीन की वजह से, थोड़ा सा ही चेंज है, लेकिन इस थाइमीन पे चेंज होने से क्या हो जाएगा, ये जो है अब आगे जाके जब इसका ट्रांसलेशन होता है तो इस बीटा चेन के 6th पोजीशन पे जो अमाइनो एसिड आता था कौन, ग्लूटामिक एसिड, ये एक ही इसके चेंज होने से अब ये कोड करेगा किसको, ग्लूटामिक एसिड की जगह ये चेंज कोड करता है इस अमाइनो एसिड्स को, वेलिन को, ठीक है। अब जब ये वेलिन आ जाता है किसमें, हीमोग्लोबिन के प्रोटीन में, म्यूटेशन की वजह से इसका शेप जो है अब जो है इसका जवाब प्रोटीन जो है बाद में इसकी शेप बन जाती है, तो उस शेप का जो है वो इस तरह नॉर्मल शेप नहीं बनता है बल्कि सिकल शेप हो जाता है। सिकल आपको पता है घास काटने के लिए जो हम इस्तेमाल करता है सिकल, ज़ोरबा ज़िद्दे तो इस शेप का आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एब नॉर्मल काइंड का होता है। अब इससे भी क्या हो जाएगा, तो एक इतने से ही म्यूटेशन से फिर इस आदमी में डिफरेंट जो है फिनोटाइपिक इफेक्ट्स मिलने को मिलेंगे। पहले हम आपको बताएंगे कि सिकल सेल एनीमिया इज काज्ड बाय ए पॉइंट म्यूटेशन इन DNA, दैट इज एडेनिन बेस इज रिप्लेस्ड बाय थाइमिन इन DNA, जो मैंने आप लोगों को बताया। दिस म्यूटेशन रिजल्ट्स इन द रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामिक एसिड एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन बाय अनदर अमाइनो एसिड दैट इज वैलिन। अब वैलिन जब आ जाएगा, मैंने अभी बताया दिस चेंज, अब ये आने से क्या हो जाएगा, दिस चेंज द प्रोटीन
also this change in the protein also leads change in the shape of RBC from circular to sickle shape। अब ये इस शेप का हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, अब लीवर जो है हमारा एकदम डिटेक्ट करता है इस सिकल शेपेड आरबीसीज को, क्योंकि हमारा जो आरबीसी चला जाता है लीवर में हम चेकअप होता है बाज़ाब्ता हमारे ब्लड की शुगर बाकी चीज़ें पूरा, तो बहरहाल जो ही लीवर में इस टाइप की ये डिफेक्टिव शेपेड जो आरबीसीज आता है तो लीवर इसको डिटेक्ट करता है और उनको किल कर देता है। तो पहला इफेक्ट आ जाएगा एनीमिया आ जाता है, हो गया एक इफेक्ट एनीमिया आ जाएगा, फिनोट्रोपिक एक फिनोटिपिक इफेक्ट आ गया, एनीमिया हो गया, एनीमिया हम कहते हैं आरबीसी कम छचस्पला एनीमिया दर्शन। अब चूँकि सिकल शेप्ड है तो ऐसे आरबीसीज जो है कैपिलरीज में उधर इधर चल नहीं पाता है, ब्लड कैपिलरीज में वो मूव अच्छी तरह नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से अक्सर चांस रहता है कि स्ट्रोक्स आने का, ब्लड हेमोरेज होने का ख़तरा रहता है या हाई ब्लड प्रेशर होने का ख़तरा रहता है। तो ये सब स्ट्रोक्स, हेमोरेज या ब्लड प्रेशर ये सब फिनोटिपिक ट्रेट्स है भाई। इसके साथ साथ तो एनीमिया कितने हैं, 3-4 हो गया, प्लस इसमें और ख़तरा ये रह सकता है कि भाई क्योंकि ब्लड जो है आगे जाके इस टाइप की ब्लड जो है ये सिकल शेप्ड ब्लड जो है जाके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है, जैसे किडनी है, लंग है, लिवर है, स्प्लीन है, इन सबको क्या करता है डिफेक्ट या डैमेज कर देता है। तो कितने इफेक्ट्स आ गया, कम से कम 4-5 अलग अलग फिनोटिपिक इफेक्ट्स जो है इसकी म्यूटेशन से हमें पता चलता है। तो ये भी एक देखो पीलियोट्रोपिक जो जीन्स होते हैं इनके इफेक्ट ओबियसली हमें म्यूटेशन से ही पता चलेगा, ठीक है, एक इजीली पता चलता है कि कहाँ कहाँ, क्योंकि उसमें जो ही वेरिएशन आ जाएगा उससे जितने भी इन्फ्लुएंस करता है वो सारे जो है आपको एकदम पता चल सकता है। चलिए साहब इस पॉइंट पे हम दोबारा आपको लेके चलते हैं। ए म्यूटेशन इन पीलियोट्रोपिक जीन्स में हैव effect on several traits simultaneously due to the gene coding for a product different targets that have same signaling function। तो ये दो एग्जाम्पल के अलावा और भी एग्जाम्पल है, जैसे वेस्टिजियल विंग है, ये भी म्यूटेशन जो है पीलियोट्रोपी में, ये भी एक एग्जांपल है। ड्रोसोफिला जो ये फ्रूट फ्लाई जो है इनमें भी जो वीजी जीन है इसमें जब म्यूटेशन आता है तो इनके जो फ्रूट फ्लाई जो होते हैं इनकी शॉर्ट विंग्स बनते हैं जो कि बाद में फ्लाई नहीं कर पाते। उसके अलावा उसमें एग्स की जो स्ट्रिंग्स है वो रिड्यूस हो जाता है, जो या ड्रोसोफिला के जो स्क्यूटुलम है उसकी ब्रिसल्स कम हो जाता है, या ओवरऑल उस ड्रोसोफिला की लाइफ स्पैन जो है वो कम हो जाता है। सिमिलरली और एक एग्जांपल जैसे कि मॉर्फन सिंड्रोम है ह्यूमंस में जो होता है, जिसकी वजह से जो है मोबिलिटी इशू आ जाता है, जैसे लिम्ब एलोंगेशंस में इशू होगा, लेंस जो है वो डिसलोकेट हो सकता है, या हार्ट डिजीज़ ऐसे ह्यूमंस में होता है। तो ये और कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पीलियोट्रोपी के। बहरहाल एपिस्टैसिस ये भी एक डिविएशन है मेंडेलिज्म से। यहाँ पे क्या होता है कि दो अलग जीन जो एलील भी नहीं है अब वो एक दूसरे के या एक जो है वो इंटरफेयर करता है एक दूसरे के फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन पे, ठीक है। यूजुअली वो क्या करता है कि एक जीन जो है वो दूसरे जीन की फिनोटाइपिक ट्रेट को जो है वो सप्रेस कर देगा। तो वो जीन जो इसकी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को सप्रेस करेगा उसको हम एपिस्टैटिक बोलते हैं, और जिसका सप्रेस हो गया उसको हम हाइपोस्टैटिक बोलता है। जैसे कि मान लो दो जीन होगा, एक जीन ए और बी है, मान लो ये ए जीन जो है बी जीन का फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो है वो सप्रेस करता होगा, तो ऐसे कंडीशन में जो ए हो गया ये एपिस्टैटिक जीन बोलेंगे। अब बी का फिनोटाइपिक जो इसका ट्रेट है ये सप्रेस हो जाएगा तो इसको हम हाइपोस्टैटिक बोलता है। और ये भी अब अलग अलग तरीके से होता है, जैसे कि डोमिनेंट एपिस्टैसिस होता है, रिसेसिव एपिस्टैसिस होता है, या डुप्लीकेट जीन इसकी एपिस्टैसिस होता है। बहरहाल ये एपिस्टैसिस जब भी होगा वहाँ पे भी मेंडेलिज्म की जो F2 जनरेशन में जो हमें फिनोटाइपिक रेशो आता था 9:3:1 उसमें वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। तो ये एक ख़ास चीज़ है। बहरहाल ये आपका सिलेबस का हिस्सा है नहीं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया है फ्रूट कलर इन क्यूकरबिट्स। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल मैं आपको पढ़ाऊँगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। थैंक यू सो मच।